धर्म जितनी इन्होंने कोई घटिया राजनीति कोई मुझे नहीं समझ में आई। जो खुदा बनाए ईश्वर बनाए, इस धर्म ने उस धर्म ने ये अवतार, ये सब शोषकों की चाल है, शोषितों को गुलाम बनाए रखने के लिए। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। हाईकोर्ट के जज उन्होंने कोई बयान दिया कि गाय ऐसा जानवर है जो सांस छोड़ने में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। एक राजस्थान हाईकोर्ट का जज उन्होंने कह दिया कि वो मोर तो मोरनी उसके मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। 21वीं सदी में सारी बकवास हम कर रहे हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े अपराधी हैं, लेकिन ये चीजें फैलाएंगे क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। इस तरह की व्यवस्था, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप बहुत टॉप नौकरी में आ गए तो आप ये आपका लक्ष्य पूरा हो गया। नहीं, न्याय के लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा और न्याय के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमें अपने आराम को त्यागना होगा, तभी उसका अर्थ है। जय भीम। इस कार्यक्रम के आयोजक सह अध्यक्ष सह संचालक मेरे छोटे भाई नीरज भाई पटेल जी, माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय सांसद श्री राम शिरोमणि वर्मा जी, मंचासीन अन्य मान्य विधायकगण, मेरे भाई नवीन जी, शंभू जी, लक्ष्मण जी, सभी अन्य सम्मानित मंचासीन, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में बहनें, भाई, पुलिस विभाग की ओर से भी बड़ी संख्या में यहाँ जवान, कार्मिक अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें बहनों की भी अच्छी संख्या है। आप सभी के बीच में आज ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, यशकाई राजा निरंजन जी, यशकाई सरला निरंजन जी की प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए मैं नीरज भाई का आभारी हूं। जो न्याय और बराबरी की बात होती है, जो पहले से कायम होते हैं, जहां चाहे सत्ता राजनीतिक हो या सामाजिक हो, आर्थिक हो, वो किसी और को आगे बढ़ने देने में हजार बाधाएं लगाते हैं, लेकिन जो न्याय के लिए समर्पित हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि न्याय के साथ खड़े रहें। इनमें पढ़े लिखे लोगों की भूमिका और ज्यादा होती है। हालांकि पढ़े लिखों में भी ये हाल है कि एक हाई कोर्ट के जज, यहीं इसी प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पीठ में ही हाई कोर्ट के जज, उन्होंने कोई बयान दिया कि गाय ऐसा जानवर है जो सांस छोड़ने में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। एक राजस्थान हाई कोर्ट का जज उन्होंने कह दिया कि वो मोर तो मोरनी उसके मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है। 21वीं सदी में सारी बकवास हम कर रहे हैं। एक हमारे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एक बहुत बड़े राज्य के बहुत ही बड़े प्रमुख पद से रिटायर हुए, फिर उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की और मंत्री भी बन गए। उन्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए। ऐसे लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। उन लोगों से बड़े अपराधी हैं जिन्हें जो जानबूझकर अपने इंटरेस्ट के लिए वहां करते हैं, उनकी वैसी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन इनको सब पता है। लेकिन ये चीजें फैलाएंगे क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। बात लोग धर्म और राजनीति की करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब मैंने घर से कई साल पहले जब घर से मूर्तियां फेंकवाई, मेरी पत्नी के साथ मेरे जो विवाद हुआ, पत्नी ने कहा ऐसे, ये आपका दिमाग खराब हुआ है किताबों से। जिन किताबों से आपका दिमाग खराब हुआ है उन किताबों को मैं जला दूंगी, आप मेरी मूर्तियों के साथ ये कर रहे हैं। तो ये बहुत लोग कहते हैं कि सर आसान नहीं होता,
ठीक है, मुश्किल होगा लेकिन समझाइए, नहीं समझ रही है तो बाद में फिर बहस का खात्मा ऐसे हुआ कि नहीं, आप किताबों के बिना शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, भले इंसानों के बिना मैं रह जाऊं, इसलिए ध्यान रखिए। न्याय, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ जिनकी कामना रहती है कि हम पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी में चले जाएं, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं। बहुत सारे आप में से बनेंगे भी, बहुत सारे और अधिकारी, चाहे पुलिस कांस्टेबल जवान से लेके और अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, कई अधिकारी यहाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद अगर आप आईपीएस बन भी गए, उतने भर से आपने क्या कर दिया। मैं बताता हूं कि अभी आज के इस दौर में जहां वीडियो रिकॉर्डिंग की एविडेंस रहते हुए भी हमारा सिस्टम कमजोर पर कितना अत्याचार करता है। जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात बाबा साहब कहा करते थे, समाज में जो जाति व्यवस्था है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी, असमानता, एक के नीचे एक, तो उसको लात पड़ रही है तो लात मारने वाले का गरीबान पकड़ के उससे जवाब मत मांग, बल्कि अपने से कमजोर को भी लात मार के खुश हो जाए। इस तरह की व्यवस्था, वैसी व्यवस्था हमारी यहाँ भी है। आज के दौर में 2022 की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे पुलिस के भाई हैं, हमारे ऑफिसर हैं और बाकी लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर ने, एसपी ने 5 सब इंस्पेक्टर्स को बिना उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनको लॉकअप में डाल दिया, 3-4 घंटे तक हो रहे। वीडियो वायरल हो गया, किसी नेशनल चैनल पर चल गया। हमारा पुलिस हेडक्वार्टर, चूंकि एक आईपीएस ऑफिसर ने एक जूनियर ऑफिसर के साथ ये अन्याय किया है तो उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा, सरकार कुछ नहीं कह रही है। मैं उस समय एक ऐसे पद पर था कि जहां वो एसोसिएशन के अधिकारी मेरे पास आए, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर थे। उन्होंने जब बताया कि सर ऐसा हुआ है हमारे अधिकारियों के साथ, तो मैंने उस एसपी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया सीधा, क्योंकि कानून ऐसा आपको अधिकार देता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस था वो, 341, 342 आईपीसी उस समय थी, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 325A वो भी उसमें एप्लीकेबल थी। सर्टेन लोग उसमें अधिकारी SC ST भी थे, वो नहीं भी होते तो भी 341, 342 आईपीसी की धारा में मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सारे आईपीएस इकट्ठे हो गए सरकार आईपीएस के साथ, और उन पर कार्रवाई करने के बजाय एसपी साहब पर, उस एडीजी पे कार्रवाई कर दी जिसने न्याय की बात उठाई। तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि आप बहुत टॉप नौकरी में आ गए तो आप ये आपका लक्ष्य पूरा हो गया। नहीं, न्याय के लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा और न्याय के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमें अपने आराम को त्यागना होगा, तभी उसका अर्थ है, तभी इन चीजों का अर्थ है, तभी हमारी शिक्षा का अर्थ है। एक प्रगतिशील यूट्यूबर ने 3-4 साल पहले कभी मुझे पूछा था कि सर ये शिक्षा क्या है, शिक्षा पे क्या कहेंगे। मैंने कहा शिक्षा वो है, मैं पढ़ लिख गया, मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करके आईपीएस ऑफिसर बन गया, मैं उसको शिक्षा नहीं मानता। शिक्षित मैं खुद को तब से मानता हूं जब से मैंने न्याय और बराबरी की बात करने वाले ऐसे महान लोगों की चीजों को समझा और आत्मसात किया। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस की बात कही नवीन भाई ने। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस का आरंभ यह है कि बाबा साहब जितने बड़े कद के महान व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे लगता है, मैंने उसमें और ज्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, मुझे महसूस किया है कि माननीय कांसीराम साहब अगर इधर सक्रिय होकर इधर नहीं आते तो इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग बाबा साहब के बारे में ठीक से परिचित नहीं हो पाते, क्योंकि सत्ता ने कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस के तहत, सत्ता का मतलब अकेला कोई राजनेता नहीं होता, उस सत्ता में सब है, ब्यूरोक्रेसी में जो जहां शामिल है, यूनिवर्सिटी में जो शामिल है, वीसी हैं, ये हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब कुछ। तो हमें ज्यादा पता ही नहीं था, इसीलिए इतिहास जानना, समझना और जो इतिहास और न्याय की और सच्चाई की बात कर रहे हैं उनका साथ देना बेहद जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये नीरज भाई का ये कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित तौर पर इस दिशा में एक मील का पत्थर इस क्षेत्र में साबित होगा, और हम सभी हमारे और वरिष्ठ वक्तागण हैं उनको सुनने के लिए यहाँ उत्सुक हैं। मैं बस यही कहूंगा कि पाखंड के खिलाफ
जो लड़ाई का जो मौलिक कर्तव्य जिसका जिक्र वर्मा साहब ने भी किया था, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 51A(H) जो कहता है उसको सीरियसली लीजिएगा। अगर उसे सीरियसली नहीं लेंगे तो सारी चीजें धर्म के नाम पर, धर्म जितनी घिनौनी कोई घटिया राजनीति कोई मुझे नहीं समझ में आई, जो खुदा बनाए ईश्वर बनाए, इस धर्म ने उस धर्म ने, ये अवतार, ये सब शोषकों की चाल है, शोषितों को गुलाम बनाए रखने के लिए। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। जो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।